दिल्ली में अंबेडकर भवन बना हुआ है, मेरे साथ ऐसी घटना हुई है और हम 4-6 लोग वहाँ गए हुए थे और इंजीनियर आरपी सिंह के नेतृत्व में वहाँ दिल्ली में कार्यक्रम था धरना का जो है, हाँ, और उसके थ्रू हम लोग गए थे। हम लोग सोचे कि बाबा साहब का बनाया हुआ अंबेडकर भवन है, हम लोग यहाँ चल के टिकेंगे। और जब हम लोग वहाँ गए तो ऐसा हमें महसूस हुआ, जो लोग वहाँ पर थे वो जैसे लग रहा था किसी पार्टी रिलेटेड हैं वो लोग, और हम लोगों को जो है उन्होंने ये कहा कि उनको आप उसके साथ क्यों चले आते हैं, फला के बाबा साहब का जो समता सैनिक दल उसके साथ आना चाहिए, फला के साथ आना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रिजुल राज है, मैं क्लास 5th का विद्यार्थी हूँ और मेरा स्कूल सेंट मेरीज कॉन्वेंट जूनियर हाई स्कूल कैंटोनमेंट वाराणसी के पीछे। बाबू, आज आप आए हो और इतनी बड़ी ट्रेजेडी घर में हुई है कि आपकी मम्मी अब आपके बीच में नहीं है। यहाँ पूरे दिन आपने सुना है बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में, तो क्या आपने शिक्षा ली है, क्या सीख रहे हैं आप? हम लोग को संघर्ष करना चाहिए और पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए ताकि हम लोग अपने समाज को थोड़ा आगे बढ़ा सकें। तो भविष्य में जैसा बाबा साहब ने कहा कि संघर्ष करें, शिक्षित बने। संघर्ष करने की उम्र आपकी नहीं है, लेकिन शिक्षित होने की उम्र आपकी है, तो आप शिक्षित होंगे। कभी पापा को शिकायत का मौका तो नहीं देंगे। ऐसा बहुत से पापा डांटते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे और मुझे लगता है एक दिन आप इस देश में किसी राज्य के डीएम बनेंगे, पक्का। समता आवाज़ टीवी के सामने प्रॉमिस कर रहे हैं। चलिए माइक दीजिए मैडम को, सिस्टर को अपनी। बेटा, आपकी उम्र में मम्मी एक बहुत बड़ी एक फ्रेंड होती हैं, सहेली होती हैं। अब वो आपके बीच में नहीं है, उसके लिए समता आवाज़ टीवी आपके पूरे परिवार से खेद चाहता है। मुझे बताइए, अब आपकी आगे की प्राथमिकता क्या होगी? मुझे अच्छे से पढ़ना, जो मम्मी चाहती थी उसको आगे बढ़ाना। अच्छा, मम्मी चाहती थी कुछ? क्या चाहती थी? चाहती थी कि अच्छे से पढ़ के कुछ अच्छा बने और इस सोसाइटी को और आगे एजुकेशन दे। कौन सी सोसाइटी को? जो अभी हमारी करंट सोसाइटी है, मतलब जिसको आज तक कभी शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, हाँ, कभी आगे बढ़ने का अधिकार नहीं मिला है। हाँ। चलिए, थैंक यू। पापा को दीजिए। मेरे साथ इस समय इस परिवार के, क्या नाम है इनका? राजा जी है। राजा जी, बिना मैडम के ज़िंदगी गुजारना बहुत कठिन है, लेकिन बच्चों को आपने किस तरह से ट्रेन किया है कि बच्चे मम्मी को याद तो करते हैं, लेकिन मम्मी के साथ साथ बाबा साहब के जो मिशन है उसको याद कर रहे हैं। संविधान की बुक विजय राठौर साहब को बिहार के लोग देना चाहते हैं। आदरणीय विजय सिंह राठौर जी, उनका फैमिली मेंबर सभी साथ में आ जाएं। उनकी कमी पूरा करना, सपने को जिंदा रखना, सनी जी पूरा करना मेरा कर्तव्य है और मैं भरपूर प्रयास करूँगा। बिहार के लोग सम्मानित करना चाहते हैं। बच्चों को बुला लो, और आप लोग लंच करके बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे आप लोग सकें, हाजिर हो जाएंगे आधे घंटे में। समाज में थैंक जाके यू। अच्छा काम कर सकें, मैं स्वयं को प्रेरित। सर, परिचय के साथ हमारे दर्शकों को बताइए, इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम आज सारनाथ में हुआ है, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं भानु प्रताप सिंह बौद्ध, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, नई दिल्ली शाखा जनपद एटा से। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, मुख्यतः बाबा साहब के आंदोलन से संबंधित है जी। बाबा साहब चाहते थे कि यह देश बौद्धमय भारत बने और बहुजन इस देश के हुक्मरान बने। तो निश्चित बात है, बहुजनों को इस देश का हुक्मरान बनाना है तो उसके लिए संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करना है। तो उसके लिए एक केंद्रीय हॉल का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बाबा साहब ने स्वयं कहा, बाबा साहब ने स्वयं कहा 1952 में, 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे बहुजन समाज के लोग स्वयं के मालिकाना हक वाला एक केंद्रीय हॉल का निर्माण करें, और ताकि जो समाज पर अन्य अत्याचार हो रहे हैं आज भी मेरे सामने होते हैं, मेरे जाने के बाद क्या होगा मेरे समाज का। इसलिए केंद्रीय हॉल का निर्माण होना चाहिए जिसमें समाज के बुद्धिजीवी लोग बैठ करके समाज पर होने वाले अन्य अत्याचार का एक निदान ढूंढ सकें, उसके लिए न्याय कैसे दिलाया जा सकता है उसके लिए रणनीति बना सकें। तो ऐसे केंद्रीय हॉल के निर्माण के लिए आज का ये चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। समाज के बहुत सारे जिलों से लोग यहाँ पर आए हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात आदि अन्य राज्यों से भी यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। सभी लोग चिंतन कर रहे हैं
कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में एक ज़्यादा से ज़्यादा धमदान इकट्ठा करके और इस केंद्रीय हॉल का निर्माण किया जा सके, जो बाबा साहब का सपना था। मनवादी ताकत कभी भी उसे न तोड़ पाएगी न हिला पाएगी, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और ये सेंटर हर ज़िले में बनने चाहिए, मेरा यह विचार है। और मैं प्रयास करूंगा कि हर ज़िले में यह सेंटर ऐसे बने। हर जिले में बने। सर हर जिले में तो सेंटर आरएसएस का नहीं है, आपके साथी ने कहा कि हर जिले में बाबा साहब के सेंटर बने। सबसे पहले मैं जय भीम नमो बुद्धाय समता आवाज़ और भात आवाज़ टीवी के माध्यम से आश्वस्त कर दूं मैं कि जो हमारा ये बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर ये वैचारिकी सेंटर बन रहा है, ये वैचारिकी सेंटर ही नहीं है, सिर्फ ये एक नीति निर्माता सेंटर के रूप में हम तैयार कर रहे हैं, जो भारत के बहुजन समाज के सामाजिक उत्थान के लिए नीतियों का निर्माण किया जाएगा। BVS 3 ओडेसा के माध्यम से ये बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के माध्यम से पूरे भारत में उस नीतियों का प्रचार करेंगे, उन नीतियों को अमल में लाएंगे। इसलिए ये सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। और एक बात कह दूं कि हर जनपद में सेंटर होने चाहिए। अगर सेंटर नहीं भी बन पा रहा है, अगर ऐसी विचारधारा हर जनपदों में फैल गई तो सेंटर की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमारे बाबा साहब के कारवां बढ़ता चला जाएगा। नमो बुद्धाय जय भीम। डॉक्टर नरेश कुमार जी, सहमत हूँ मैं पूर्ण रूप से। डॉक्टर नरेश कुमार, प्रांतीय उप महासचिव, उत्तर प्रदेश, जनपद कासगंज से हूँ, मूलतः जनपद सहारनपुर का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा आवाज़ का टीम वाराणसी को कि उन्होंने चिंतन शिविर का आयोजन किया। चिंतन शिविर का आयोजन तो हम लोगों ने किया है, लेकिन चिंता का विषय ये आरएसएस के लिए है जी, क्योंकि इस चिंतन शिविर में जो चिंतन किया जाएगा और आवाज़ का जो कार्य कर रही है, उससे एक ना एक दिन जरूर आरएसएस की नींव उखड़ जाएगी। इसलिए हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे आवाज़ का टीम आगे बढ़ेगी और कैसे कैसे दुश्मन के हम लोग पैर उखाड़ेंगे। इंटरनेशनल सेंटर बहुत जल्दी बनकर के तैयार होगा। जब हमारी टीम गुजरात में गई थी तो जहाँ पर बाबा साहब ने संकल्प लिया था, तो उस संकल्प भूमि पर जाकर के हम लोगों ने भी संकल्प लिया था कि इंटरनेशनल सेंटर का जो उद्घाटन है वो तय समय पर होगा। ये हम लोग पुनः संकल्प ले रहे हैं कि तय समय पर ही इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमो बुद्धाय जी। हाँ, इधर आइए, आ गए जी। तय समय पर। हाँ, नमो बुद्धाय सभी को जय भीम। अब मैं विनय कुमार, रफीगंज, औरंगाबाद, बिहार जी। और ये एक चिंतन सेमिनार में मैं पहली बार उपस्थित हुआ हूँ। अच्छा। अब यहाँ देखकर ऐसा मुझे फील हो रहा है कि सचमुच में ये सेंटर नहीं, बहुत बड़ा ही सेंटर बनेगा। और ये सारनाथ में ही नहीं, पूरे ज़िले में, पूरे बिहार में, पूरे मतलब जितनी स्टेट है हमारे। मतलब आज से पहले आपको नहीं लगता था कि बाबा साहब का मिशन इस तरीके से चल रहा है? लगता था, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर जो मैं देख रहा हूँ, ऐसा बिल्डिंग, ऐसा सारनाथ जगह, जिस तरह का हॉल मैं देखा, ऐसा बड़े पैमाने पर मैं नहीं देखा था। इससे पहले मैं रफीगंज में करवाया था, लेकिन इतने लोग इकट्ठे नहीं थे। धन्यवाद। और मैं नहीं कर जी, मुझे बड़ी खुशी है आपको देखकर, क्योंकि थोड़ा इधर आ जाइए, क्योंकि 1 महीने पहले मैंने आपको फोटो देखे थे, आप बिस्तर पर थे और मेरी आपकी बात भी हुई थी। मुझे लगता था कि यार, और मुझे ज़्यादा इतनी जल्दी आप तथागत बुद्ध और अम्बेडकर जी की जो आपके ऊपर करुणा है, राकेश जी आप खड़े हो गए हैं, क्या कहेंगे आज के इस सेमिनार पर? सबसे पहले मैं साधुवाद धन्यवाद करना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से। ये जो माध्यम है, ये हमको लग रहा है कि लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे, तो बहुत बहुत आभार साधुवाद करना चाहूँगा। बात रही हमारे उठने की, और मैं अस्वस्थ था, लेकिन इस मिशन में इतनी ताकत है, हमारे महापुरुषों ने कितना त्याग और बलिदान समर्पित किया है इस आंदोलन के लिए, और हमारे लिए ये थोड़ा सा स्पाइनल में प्रॉब्लम क्या चीज़ है, तो मैं उसको याद करके आज आया हूँ। और अनवरत मैं सोने वाला नहीं हूँ, मैं अनवरत इसी तरह आंदोलन चलाऊँगा और करता रहूँगा। और रही बात वैचारिकी सेंटर की, जिसकी बात अभी चल रही है, वैचारिकी सेंटर वास्तव में ये जो वैचारिकी शब्द है, ये बड़ा ऊंचा चीज़ है, लेकिन इसके मूल में लोग नहीं जा रहे हैं।
विचारधारा जो एक प्रकार का दर्शन है, विचारधारा सार और संपुज है। उसको समझने के लिए तथागत बुद्ध, बाबा साहब और तमाम हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के रियल आइडियोलॉजी में जाना पड़ेगा, उसके सम्यक दर्शन को समझना पड़ेगा। और इसके लिए एक सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ की तमाम लोग आपस में मिल के इस पर चर्चा कर सकें कि रियल में यही सम्यक बुद्धिज़्म है। लेकिन तमाम प्रकार के लोग अपने स्तर से बुद्धिज़्म को बता रहे हैं कि ऐसा बुद्धिज़्म, ऐसा अम्बेडकरवाद, जिनको नहीं पता वो भी, हाँ वो भी शिक्षा देने लग रहे हैं कि यही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इसको जानने के लिए इनहेलेशन ऑफ कास्ट, गुलामगिरी, चमचा युग, बाबा साहब के जो संपूर्ण वांग्मय इन किताबों का अध्ययन करना, अपने दिमाग से नहीं, अपने दिमाग से जो हम व्याख्या कर दे रहे हैं रियल में वही गलत हो जा रहा है। और जो मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर है जो अपना दिमाग का प्रयोग कर दे रहा है महापुरुषों की बात नहीं, हाँ वो गलत हो जा रहा है। क्योंकि समाज उसको अपना एक नेतृत्वकर्ता मानता। पूरे गांव में एक मास्टर है तो पूरा गांव मास्टर साहब पे विश्वास करता, अब मास्टर साहब जो बोल दिए वही मान लिया। तो अब वो सही बोले कि गलत बोले, तो गलत बोले तब तो समझ लीजिए कि गलत आइडियोलॉजी गया। उसके लिए हमको संपूर्ण वांग्मय के पास जाना पड़ेगा। रंजन जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, जय भीम। जो यहाँ पे राष्ट्रीय चिंतन शिविर में हम लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे जो चिंतन शिविर में जो वैचारिक केंद्र के लिए हम लोग को जो फोकस है, उसके लिए हम लोग हर जगह, मतलब यहाँ पे सारनाथ में जो बनना है सारनाथ में भी बने, और बौद्ध विहार हम लोग अपने गांव में, ज़िले में, शहर में भी बनाएं और वहाँ पे शिक्षा और दीक्षा करें। सर क्या कहेंगे? नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को। समता टीवी को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। आवाज़ भारत के न्यूज़ को जो है कि बहुत बहुत साधुवाद। मैं इलाहाबाद जिला अध्यक्ष आवाज़ का जी डॉक्टर सुधाकर राव। मैं यहाँ जो चिंतन शिविर में ये जो इंटरनेशनल जो पावर सेंटर बन रहा है उसको जो है कि बौद्ध में बनाना है, और पूरा किसको बनाना बौद्ध में? अपने पूरे समाज को, जो समाज को, हाँ जी, समाज को और पूरे देश को, दोनों को बनाना है। कैसे बनेगा? एकजुट होकर बनाना है। एकजुट होकर तो डकैती डलती है। ऐसी कोई बात नहीं। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद जी जी। तो हम लोगों को लास्ट में यही मेरा कहना है कि इसको जो है कि बौद्धमय भारत बनाना है। अपने इलाहाबाद में हम लोग बहुत अच्छी, अब सर भी अब चले गए, वहाँ पे क्रांति अच्छी हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद। आवाज़ भारत आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। सर हम लोग तो बहुत मिशन में आते हैं, सीखते हैं, और एक हम लोग का कार्यक्रम होता है चलो गांव की ओर कार्यक्रम। हम लोग दोनों जुड़वा भाई हैं, डॉक्टर सुधाकर प्रसाद, डॉक्टर प्रभाकर प्रसाद। मुझे पता है जी सर। तभी मैंने पूछा। तो सर चलो गांव की ओर कार्यक्रम होता है, तो इस समय मृत्यु भोज है हमारा समाज, जैसे भी सर ने बताया था, राकेश सर ने, कि कार्यक्रम ज़्यादा जो कि लोग जो पढ़े नहीं है, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं जी। हमारे घर में डेड बॉडी है जी, कल उसका अंतिम संस्कार होना है जी। डॉक्टर राकेश हमारे यहाँ पहुँच गए, प्रमोद जी हमारे यहाँ पहुँच गए जी, पूरी आवाज़ की टीम पहुँच गई जी। क्या उनको खाली पेट भगा दें, भूखे भगा दें, रोटी न खिलाएं? नहीं, जो अपना घर के लोग हैं उसको। मृत्यु भोज का मतलब क्या मतलब है? मृत्यु भोज का मतलब किसी से होनी चाहिए। हाँ, मृत्यु भोज का मतलब ये नहीं है कि किसी से कर्ज लेकर के 50,000 सामूहिक जो है आप जो खिला रहे हो, ये गलत चीजें हैं। घर का तो पहुंच गया, हाँ, तो उसको नहीं खिलाना है जी, नहीं, हाँ तो उसको नहीं खिलाना है। एक आदमी चाय का 10 रुपये होता है, अगर 500 आदमी आपके पहुंच गया तो 5,000 की चाय पी गया जी। आप कैसे मना कर रहे हो मृत्यु भोज के लिए? नहीं तो हमें चाय नहीं बनाना है ना, हमें चाय भी नहीं बनाना है। फिर अगली बार आपको घर में रोटी भी नहीं जहाँ गम की चीजें हैं वहाँ पे हमें मृत्यु भोज का करना ही नहीं। खुशी की चीज होती है तो उसमें पैसा भी खर्च होता है तो अच्छा लगता है। शादी में 5 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे आप? नहीं, 5 करोड़ नहीं, जो अपनी कैपेसिटी उसी के अनुसार हमें खर्च करना है। जितना चादर है उतना ही हमें जो कि फैलाना है। तो सर जी सर, आप ये कहना चाह रहे हैं जी कि हमारे समाज को व्यर्थ का खर्च करना जी जी जी, उसको पढ़ाई में लिखाई में लगाना जो फीस है उसमें। हाँ सर। नहीं, अरे रुकिए, अभी इन दोनों से पूछ लें। जी सर, दोनों से बात करें। जी जी सर जी। अच्छा दोनों भाई यहाँ साथ में जुगलबंदी दोनों लोग डकैत हैं। आप सहमत हैं? नहीं, इनकी बात से सहमत है कि नहीं? जी सर, दोनों लोग डकैत हैं, आपस में एक दूसरे डकैत नहीं, हम लोग डॉक्टर हैं भाई पेशे से डॉक्टर हैं जी, एक दूसरे मेडिकल। को नहीं नहीं सर, बाबा साहब ने दूसरे बालों में लिखा था, बुद्धिजीवी वर्ग का परिभाषा दिया हुआ था संपूर्ण बालों में। जैसे राकेश सर ने बताया था कि हम लोग को संपूर्ण बालों को पढ़ना चाहिए था, तो उसमें लिखा है कि बुद्धिजीवी वर्ग वह होता है जो दूरदर्शी होता है, जो समाज का नेतृत्व कर सकता है, और जो है कि क्या बोलता है तो
हाँ दूरगामी हो, दूरदर्शी हो। तो सर सब ये नहीं है कि मतलब पढ़ा लिखा ही जो है कि बुद्धिजीवी हो सकता है। तो बाबा हमें सब आप लोग डॉक्टर हैं जी। अभी कितने डॉक्टरों के ऊपर एलिगेशन भी लगा है, कहीं किडनी चोरी का, कहीं हार्ट का कुछ ऐसा, कहीं आँख का, कहीं ब्लड का ट्रांस, तो ये जो डकैती शब्द है ना, हाँ तो सब ठीक है जी 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 सर सर हम लोग होम्योपैथिक फिजिशियन है, ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन है, ओनली नो किडनी मतलब डेफिनेशन। हाँ सर जो है कि हमारे जो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन जो थे वो जो है कि मैं अनिल कुमार सहाय, कहाँ से? इलाहाबाद से, महामंत्री आवाज़ का। अच्छा, आवाज़ का क्या इसलिए आए हैं? हाँ, आवाज़ का क्या सब नहीं, ऐसे भी आते थे। आज तो महामंत्री हैं आवाज़ का के, और हम लोग यहाँ चिंतन शिविर में उपस्थित हुए और हम लोग बाबा साहब के सपने को साकार करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग इलाहाबाद में गांव की ओर मीटिंग भी कर रहे हैं, जगह जगह जा कर के, और ब्लॉक स्तर का संगठन भी बना रहे हैं और आगे सर एनालिसिस ऑफ कास्ट आपने किताब लिया, अगर निकालिए ऊपर दिखाइए हमको। सूचना का अधिकार आपने लिया है। हाँ सर। आप पहले बताइए कहाँ से रिटायर हुए हैं? हम इस समय अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं चंदौली जिले। हाँ हाँ अभी कर रहा हूँ मैं कार्य। तो ये सूचना का अधिकार जो आपने लिया है, हाँ मतलब मैडम के नंबर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? क्या सर क्या बोले हैं? मतलब सूचना का अधिकार आप लिए हैं, हाँ तो मैडम के नंबर निकालना चाहते हैं, प्रिंसिपल के नंबर निकाल, किसके नंबर निकालना चाहते हैं? नहीं, मैं इसके पहले मैंने देखा था, इसको सोचा इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, इसी के उद्देश्य में लिया हूँ। बारे में आपने सुना है कभी? किसके बारे में? RTI के बारे में। RTI एक्ट के बारे में? हाँ हाँ RTI एक्ट। ये जो किताब आपने ली यही RTI एक्ट की किताब है? हाँ हाँ। तो इसके बारे में पहले सुने हो आप नहीं सुने? सुने सर। क्या सुने? वही तो जानना चाह रहे हैं। ये सूचना के अधिकार से संबंधित है, कौन क्या कर रहा है, क्या छिपा रहा है, उससे संबंधित जानकारी भी होता है ना। आप सूचना का कौन सा अधिकार या कौन सी सूचना निकालना चाह रहे हैं? कोई भी समस्या रहेगी उसी से जानकारी प्राप्त होगा, मतलब कि जो हम लोग को जानकारी नहीं रहेगा। मैडम का नंबर चाहिए? नहीं, मैडम का नंबर नहीं चाहिए। मैडम के नंबर से क्या मतलब है? सूचना अधिकार मतलब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन, किसी का नंबर चाहते हैं ना? नंबर है, कोई समस्याएं हैं, जैसे किसी प्रकार का है कि कोई गड़बड़ी किया गया, उसके बारे में इसी जानकारी प्राप्त होगा। अच्छा, धन्यवाद। गड़बड़ी किस तरह का? कोई भी भ्रष्टाचार संबंधित है, तरह तरह तक समस्या होती रहती समाज के अंदर, उससे जानकारी लेने के लिए हम इससे लाभ मिलेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो किताब आप लिए हैं, हाँ सर, वो इसलिए है कि किसी ने कोई गलत सूचना डाली तो हम पता कर सके ना। हाँ, उसी के संबंधित। चलिए प्रमोद जी हमारे साथ है। प्रमोद जी, आप बड़े कर्मठ कार्यकर्ता आवाज़ का के हैं। जी सर। और लगातार दिन रात आवाज़ का के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय चिंतन शिविर मनाया जा रहा है। भविष्य में आने वाले दिनों में इसकी क्या उपयोगिता है, इसके क्या असर समाज पर पड़ने वाले हैं, दूरगामी हमें बताइए। देखिए सर, ये जो चिंतन शिविर है, राष्ट्रीय चिंतन शिविर एवाजका का है, जो शाब्दिक अर्थ है चिंतन शिविर का, जहाँ चिंतन आता, चिंतन आखिर होता किस लिए है? जब किसी बात पर, किसी समस्या पर चिंता होती है तो उसको ख़त्म करने के लिए जो डिस्कशन होता है वही चिंतन है। आज जो इस चिंतन शिविर का टॉपिक भी रखा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में, देशव्यापी वर्तमान परिस्थितियों में जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए हम प्रतिनिधियों का, जो लोक नियोजन में प्रतिनिधि हैं या विधायिकाओं में प्रतिनिधि हैं, उनका क्या दायित्व होना चाहिए, साथ ही साथ जो संस्थाएं होती हैं, जो रिसर्च सेंटर होते हैं, उनका क्या दायित्व होता है। मैं आपको बताऊं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्टली कहा है कि अगर अपने समाज को आप मजबूत करना चाहते हैं तो आपको गांव स्तर से लेकर के, घर से लेकर के गांव स्तर तक, गांव से निकल कर के राष्ट्रीय स्तर तक आपके पास कुछ ऐसे सेंटर होने चाहिए जहां पर बैठ कर के लोग चिंतन मनन कर सकें व्यक्तिगत समस्याओं पर, सामाजिक समस्याओं पर, राष्ट्रीय समस्याओं पर, और वहां से हल निकाला जा सके। इसी बात को मानवर कांसीराम साहब ने कहा है कि सिट टुगेदर,
थिंक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। एक साथ बैठिए, एक साथ चिंतन करिए, मनन करिए और फिर एक साथ चलिए। तो वो प्लेस तो होना ज़रूरी है। जैसे आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये प्राइवेट संस्था का प्लेस है, ये व्यावसायिक संस्था का प्लेस है। अगर हमारे पास, हमारे महापुरुषों, हमारे समाज के पास इस तरीके का प्लेस होता तो हम वहाँ बैठ के चिंतन करते। तो दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर भवन है। जी जी। बहन जी ने माननीय काशीराम साहब बनाया जी। माता रमाबाई पार्क बनाया जी। क्या वो आपकी नज़र में चिंतन शिविर, चिंतन की जगह नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन ऐसे कुछ सेंटर हैं जो विभिन्न पार्टियों से रिलेटेड हैं, तो वहाँ केवल उस पार्टी से रिलेटेड, उस राजनीतिक दल से रिलेटेड लोग बैठते हैं। जो दिल्ली में वो तो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। हाँ है, ठीक है, वो भी दिल्ली में। जी बिल्कुल है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से हम सभी, इस समय अम्बेडकर भवन की स्थिति देखिए, स्थिति यह है कि वहाँ का संचालन जो हो रहा है, वो संचालन ऐसा है कि न तो वहाँ से पत्र पत्रिकाएं निकल पा रही हैं, ना कोई जो, देखिए बहुजन समाज के अधिकांश लोग, बुद्धिजीवी लोग, समाज लोग ऐसा चाहते हैं कि कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिले जिससे हम संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण कर सकें, महापुरुषों के रास्ते पे चल सकें, और वहाँ से ये चीज़ नहीं हो पा रही है। जी। इंटरनेशनल सेंटर के बारे में आप लोग प्रयासरत हैं। जी। पिछले 3-4 सालों से उसके बारे में चर्चा भी चल रही है। हाँ। और मुझे लगता है नवंबर में उसका शिलान्यास भी हो रहा है। शिलान्यास हो चुका है, भूमि पूजन होना है। जी जी। उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। अभी जो आगामी 26 नवंबर है, पिछले साल 29 नवंबर को जो हम लोगों ने एवाजिका के थ्रू जो ज़मीन एक्वायर की है इंटरनेशनल सेंटर के लिए, उस ज़मीन 14,000 स्क्वायर फीट एक्वायर की, जिसमें से 8,000 स्क्वायर फीट जो है खरीदी जा चुकी है, और उसका शिलान्यास पिछले साल नवंबर में हो चुका है। अब जो आने वाला नवंबर है, उसमें हम जो है जो निर्माण करने जा रहे हैं उसका भूमि पूजन होगा, और उससे पहले जो ज़मीन बाकी है उसके टारगेट को हम सभी लोग पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद उस पर भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन के बाद उस पर निर्माण कार्य किया जाएगा, जो हम सभी लोगों ने मिल के प्रोजेक्ट बनाया है उसको पूरा किया जाएगा। विजय सर, आज राष्ट्रीय चिंतन शिविर मनाया गया है, क्या इसके आपको दूरगामी प्रभाव नजर आते हैं? इसका दूरगामी परिणाम हमको ये समझ में आ रहा है, लंबे समय से कोरोना काल में जो है, और कोई हमारा भौतिक कार्यक्रम नहीं हुआ इस तरीके से जिससे हम लोगों को जो है स्टिमुलेट कर सकें और जो है उत्साहित कर सकें। और इतने दिनों बाद जो है यह ऐसा कार्यक्रम जो लोग शिथिल हो गए थे हैं। हाँ, ऐतिहासिक जो है, अब तक कोरोना के बाद अगर कोई ऐतिहासिक एवाजिका का कार्यक्रम हुआ तो ये है। और अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए हैं, और काफ़ी संख्या में, जितना हम अपेक्षा नहीं कर सकते थे उतनी संख्या आई हुई है। हमें आशा और विश्वास है कि इस चिंतन शिविर से लोग जो है यहाँ से जो मिशन लेकर के जाएंगे, और जो निरुत्साहित हो गए थे उत्साहित होंगे, और अपने क्षेत्र में मिशन का कार्य बहुत जोशो खरोश से करेंगे। और ये हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब का मिशन जो इधर बीच में रुका हुआ तो तेज़ी से काम करेगा। जो दिल्ली में अम्बेडकर भवन बना हुआ है, मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, और हम 4-6 लोग वहाँ गए हुए थे, और इंजीनियर आरपी सिंह के नेतृत्व में वहाँ दिल्ली में कार्यक्रम था धरना का जो है। हाँ, और उसके थ्रू हम लोग गए थे। हम लोग सोचे कि बाबा साहब का बनाया हुआ अम्बेडकर भवन है, हम लोग यहाँ चल के टिकेंगे। और जब हम लोग वहाँ गए तो ऐसा हमें महसूस हुआ, जो लोग वहाँ पर थे वो जैसे लग रहा था किसी पार्टी रिलेटेड हैं वो लोग। और हम लोगों को जो है उन्होंने ये कहा कि उनको, आप उसके साथ क्यों चले आते हैं, फला के बाबा साहब का जो समता सैनिक दल उसके साथ आना चाहिए, फला के साथ आना चाहिए। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।